जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ौज़िया, हारिस और फ़हद। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो सबसे पहले तो ये कि कल परचेज़ेज़ के प्रोसेस में से आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है सवाल तो हम पास पेपर्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी। तो फिर हम पास पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि हम परचेज़ेज़ और सेल्स का प्रोसेस जो है इसको पढ़ने के बाद अब हम जंप कर जाएँगे टू अनदर टॉपिक, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़ा ज़्यादा याद करने में वॉल्यूम वाइज़ ज़्यादा है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? ये हमने जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स का सवाल देख लिया था 8 नंबर का। और ये 15 नंबर का थ्रेड्स का सवाल हो गया। 8 और 15 23। और उसके बाद कंट्रोल वीकनेसेस हैं 15 नंबर की। तो 23 और 15 38 मार्क्स। 38 मार्क्स और 38 और 7 43, सॉरी 45। 45 और उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ने कर ली 48 और 4 52 हो गए 50 मार्क्स, इतना थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चलना चाहिए कि बुक का जो वॉल्यूम है, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो इतना ज़्यादा, अगर आप बुक खोल के देखें तो वॉल्यूम वाइज वो बहुत थोड़े से चैप्टर्स थे, छोटे भी थे। 2 और 13 बहुत छोटे थे। 1 2 13 और फिर 5 6 पढ़कर आप 50 मार्क्स लेने के काबिल हो गए। ठीक है, तो फरवरी में भी आपका तरीका तैयारी यही होना चाहिए कि कैसे मैं कम से कम चैप्टर्स कवर करके पहले ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर लूँ। और हम यहीं पे कट ऑफ लगा लेते हैं, अगले जो हम 15 दिन पढ़ेंगे उसको हम मिड टर्म्स में नहीं डालते। ठीक है, पर्पज़ ये है कि मैं अब पढ़ाऊंगी भी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब आपको डबल मेहनत करनी है मिड टर्म्स तक। पहली बात ये बच्चों, जी यासीन मैं अभी बता देती हूँ, मैं स्क्रीन पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 1 हमने कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 5 कर लिया, चैप्टर 6 के सेक्शन 1 2 3 पढ़े और चैप्टर 13 पढ़ा सो फार। ठीक है, और इसमें से ऑलमोस्ट हमारे 50 मार्क्स जो हैं पेपर के वो इसी में से आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के से एक बहुत बड़ी गुजारिश है मेरी। ये इसलिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है बिकॉज
आपके पास होने के लिए एक्सट्रीमली इम्पेरेटिव है कि आज 1 दिसंबर 2020 को आप सब ये अहद करें मेरे साथ, अहद वफा करना भाई, ठीक है। अहद वफा का मतलब ये है कि वो वादा ही किया जो वफा हो गया, वादा किया तो पूरा किया, और किसी वादा करो तो पूरा करो, किसी का एतबार कभी ना तोड़ो। तो अहद आपने ये करना है कि जैसी मर्जी भी आपकी तैयारी हो ना हो, दरम्यान में बहुत से लोगों पे आई नो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े नेक काम कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी जैसी भी आपकी तैयारी है ना सो फार, ठीक है। तो अच्छा हो गया सलील भी आ गए। अच्छा, तो सलील मैं ये डिस्कस करी थी कि हमने सो फार जो चैप्टर 1, 2, 5, 6 के 3 सेक्शंस और 13 पढ़े हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप लोग आज प्रॉमिस करें कि आप लोग जो है वो मिड टर्म ज़रूर देंगे, जैसी भी तैयारी हो, बेशक तैयारी ना हो। वालेकुम अस्सलाम फौजिया, ठीक है। पहला प्रॉमिस तो मेरे साथ और अपने साथ ये है कि जैसी भी तैयारी, बेशक जैसी आपको मार्जिनल तैयारी भी लगे तो आप दे दें, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जितने भी मेरे साथ चैप्टर्स देखे हैं, चैप्टर 1 में जो कंपनीज एक्ट का सवाल है, उसमें अगर आपको सिर्फ डिसक्वालिफिकेशंस याद हो, रट्टे का सवाल तो आप नहीं कर पाएंगे याद किए बगैर चैप्टर, लेकिन कंपनीज एक्ट का सवाल बहुत सिंपल था। चैप्टर 2 बहुत छोटा सा है, इसका सवाल भी आप कर ही लेंगे। चैप्टर 13 कॉन्सेप्चुअल है, आपको थ्रेट्स और सेफगार्ड्स याद होने चाहिए। ठीक हो गया सलील, उसको बस सिलेबस बता दीजिएगा, ठीक है। आपका मिड टर्म अगर आपके मिड टर्म 15 से शुरू हो रहे हैं ना, तो फिर 15 को ही ट्यूसडे 15 को ही और सबसे पहले ऑडिट का मिड टर्म होगा। ठीक है। तो चैप्टर 5 में आईटी वाला पोर्शन आप बेशक नहीं भी याद करेंगे, आप आईटी का सवाल कर सकते हैं। चैप्टर 6 के सेल्स और परचेजेस आज हम प्रैक्टिस करते हैं, ये भी कोई बड़े मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अब आप रोज़ जो भी पढ़ा करेंगे नया क्लास के अंदर, ऑब्वियसली आपकी बाकी क्लासेस भी हैं, यू हैव टू लर्न दोज। फिर मिड टर्म से पहले कोई वीकली टेस्ट भी होंगे आपके डिफरेंट क्लासेस के, यू हैव टू लर्न दोज। तो मिड टर्म से पहले, जी सलील मैं कर देती हूँ, मिड टर्म से पहले, जी बिस्मा ये मिड टर्म का सिलेबस है, इसमें और नहीं डालना, बस ये कट ऑफ लग गया। ये जो आपने 50 मार्क्स का पढ़ लिया है, अभी इसी में से मिड टर्म 100 नंबर का बनेगा, 3 घंटे का, 3.25 घंटे का, और इसमें से आप अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि मिड टर्म ज़रूर देना, जैसी भी तैयारी हो अटेम्प्ट करके देखें, बैठ के देखें, फीलिंग लें कि आप कितने पानी के अंदर है, ठीक है। और जैसा भी आता है कर दें, क्योंकि देखें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक्त आपको आईकाब का पेपर नहीं दे रहे, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, नोबडी इज गोइंग टू नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि जी आपके नंबर ज़्यादा क्यों आए हैं, कम क्यों आए हैं, ना आपके अम्मी अब्बू पूछेंगे, ना पैक वाले, ना कोई और आपके बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करेगा। हाँ अलबत्ता मिड टर्म देने का ये फ़ायदा है कि आप अपने बारे में ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि मुझे मज़ीद कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो आज से आपने बेशक 2-2 सफ़े याद करना शुरू करें, और पहले ज़्यादा आसान और छोटे वाले टॉपिक्स याद कर लें, चैप्टर 2 याद कर लें, चैप्टर 13 पहले कर लें, फिर जो लंबे हैं उसमें आईटी वाला पोर्शन पहले कर लें, कंपनीज एक्ट का सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का सेक्शन पहले कर लें, ताकि आपको पता हो कि ये तो मेरे नंबर पूरे हो गए ना, और सेल्स और परचेज का प्रोसेस पूरा कर लें। ये कॉन्सेप्चुअल नंबर उठाने के बाद फिर जो आपकी रट्टे वाली तैयारी है वो जितनी भी आपसे हो गई हो गई, लेकिन आज से टारगेट रखें कि भाई 15 को मेरा अगर मिड टर्म है तो मैं पूरी तैयारी नहीं भी होती, जितनी भी तैयारी होती है, अगर कोई माइंड मैप्स कोई कॉन्सेप्चुअल करके भी जितनी मैं करके तो देखूं कि यार मैं क्या पास कर पाऊंगा कि नहीं, और मुझे कितनी तैयारी की, कितने टाइम की ज़रूरत है, कितनी अटेंशन की ज़रूरत है इस किताब को, ठीक है। तो अभी भी सब लोगों ने पक्का वादा नहीं किया, ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोग मिड टर्म बहुत 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 क्विंट एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी यासीन, ये सितंबर 2019 का पेपर है, और ये सवाल हमने जब आईटी पढ़ी थी तब हमने किया था, ठीक है। अब ये देखें जी 15 नंबर का
एक्सट्रीमली इजी। कॉन्सेप्चुअल सवाल जब आता है ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे, दैट इज एक्सट्रीमली इजी। आइडेंटिफाई द कंट्रोल वीकनेसेस इन द सेल्स एंड रिसीवेबल प्रोसेस, along with कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, along with their effects, दूसरी बात ये उनका इफेक्ट बताना है, एंड तीसरी बात ये कि रिकमेंडेशंस देनी है। हमारे पेपर में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में इतनी जगह नहीं होती, वरना प्रेफरेबली तो इसका आंसर रहना चाहिए वीकनेस, इफेक्ट्स और रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक पेपर जो आपको वीकनेस अगर लंबी लगती है, इफेक्ट, रिकमेंडेशन, आप आंसरिंग शीट अगर यहाँ से मिड होता है उसका, तो आप कॉलम वाइज कर सकते हैं। लेकिन जी, वीकनेस ये कि रिस्क क्या है इसके अंदर, क्या खराबी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इसमें 1 2 3 नहीं लिखा होता। जल्दी में कभी कभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई करके रिकमेंडेशन दे देते हैं, इफेक्ट नहीं बताते। दूसरा तरीका इसको करने का ये था कि आप ऊपर एक की बना दें कि जी W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, E फॉर इफेक्ट, R फॉर रिकमेंडेशन, और फिर जैसे ये क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ये तो यासीन मैं भी आपसे पूछूंगी इसमें क्या लिखना है। ठीक है जी, तो बिल्कुल जैसे वीकनेस, इफेक्ट और रिकमेंडेशन ये आपने की बना दी, और फिर पॉइंट 1 के आगे आप W लिखें, वीकनेस उसके आगे, फिर जहाँ पे भी आपकी वीकनेस ख़त्म हो उससे एक लाइन छोड़ के इफेक्ट, और फिर उससे आगे छोड़कर रिकमेंडेशन। तो मकसद ये है कि जब भी कोई आप सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो आप सोचा करें कि सोल्यूशन में जो अननेसेसरी चीज़ें मुझे लिखनी है उन पे मेरा टाइम कम से कम कैसे लग सकता है। जैसे लॉ के अंदर बार बार एसएसीपी का पूरा नाम लिखने के बजाय क्वेश्चन में एक मरतबा पूरा लिख दिया, उसके बाद उसको कमीशन भी ना लिखा, सिर्फ एसएसीपी लिख दिया। तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम आपका सोल्यूशन पे लगना चाहिए, बजाय इसके कि आप बार बार वीकनेस, बार बार इफेक्ट, बार बार रिकमेंडेशन डालें। सेफगार्ड्स और थ्रेट्स के क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सिंपली पहले की दे दें कि जी टी मीन्स थ्रेट, एस मीन्स सेफगार्ड, और हर पार्ट में आप लिखें टी के आगे थ्रेट क्या है, एस के आगे सेफगार्ड क्या है। ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा जी, आप जॉब इंचार्ज हैं सांबर प्राइवेट लिमिटेड के, प्रोडक्शन करती है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की और मार्केटिंग भी करती है। आपने सेल्स और रिसीवेबल प्रोसेस का वॉक थ्रू किया है। वॉक थ्रू क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज वॉक थ्रू एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉक थ्रू। क्या चेक करना होता है, क्यों चेक करना होता है? आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग सही लिख नहीं पा रहे, कंसेप्चुअली कन्वे नहीं सही कर रहे, ये उसका पर्पस नहीं होता जी। फौजिया, क्याखुर, हारिस, फहद, क्या पर्पस है? वेरी नाइस फौजिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो फौजिया इस क्लास में सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, क्योंकि इनके पास घर की भी अपनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई फौजिया की चल रही है फिलहाल। वेरी गुड फौजिया। आपने बिस्मा एक्यूरेसी नहीं देखनी होती। हाँ, अब आपने बिस्मा ठीक लिखा है। एक्यूरेसी चेक करना तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, और सैंपल हम बिल्कुल उठाते हैं यासीन, लेकिन मैंने पूछा था, करने का तरीका नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या होता है और क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम वेरीफाई करते हैं कि ऑन पेपर हमें जितना कुछ लिखवाया गया है कि हमारे क्या प्रोसेस है सेल्स और रिसीवेबल का, हम कंफर्म करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस उनका ऐसे ही होता है कि नहीं होता।
जो अंडरस्टैंडिंग इन्होंने हमें दी है। तो फौजिया का आंसर इसलिए भी अच्छा है बिकॉज फौजिया ने टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किए, वेरीफाई ऑन पेपर प्रोसीजर्स विद एक्चुअल प्रोसेस। वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके बाद ये जो कंपनी है SPL, सबसे पहले इसने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, मार्केटिंग का बंदा, जो नए कस्टमर्स ढूंढता है और जितने भी नए कस्टमर्स हैं उनसे ऑर्डर्स लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपेरेंटली हमें लग नहीं रहा कि इसमें क्या कोई वीकनेस है, क्या इफेक्ट होगा उसका, क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो हम अगला पार्ट पढ़ लेते हैं कि बीच में क्या कोई प्रोसेस में कोई मिसिंग चीज़ है, ताकि हम इस पार्ट में आइडेंटिफाई कर सकें कि वो चीज़ अगले पार्ट में भी नहीं, इस पार्ट में भी नहीं है, तो क्या वो वीकनेस है। जितने भी ऑर्डर्स वो लेता है वो एक प्री नंबर्ड ऑर्डर फॉर्म पे लेता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक में सीक्वेंशियल नंबरिंग के बजाय प्री ऑर्डर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल है, जो मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि प्री ऑर्डर्ड का मतलब है कि पहले से नंबरिंग हुई भी है, लेकिन यहाँ पे मतलब उसका सीक्वेंशियल नंबरिंग ही है। जैसे अक्सर आपको जो दुकानों की रसीदें मिलती हैं उन पे पहले से नंबर लगा होता है। तो जो ऑर्डर फॉर्म है उस पे कस्टमर्स के साइन होते हैं ऑर्डर कन्फर्मेशन के। ऑर्डर लेने के बाद जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंशन करता है कि मैक्सिमम कितनी क्रेडिट लिमिट है इस बंदे के पास, और कंफर्म कर लेता है डायरेक्टर ऑपरेशन से कि क्या इसको इतनी क्रेडिट लिमिट दे दूं। उसके बाद ये ऑर्डर की एक कॉपी वेयर हाउस को भेज देता है कि जी चीज़ें भिजवा दें बनाकर, और एक कॉपी मुंशी साहब को, अकाउंटेंट साहब को भेज देता है। तो जो सबसे पहला स्टेप था कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जितने भी कस्टमर्स हैं वो ढूंढ के लाता है और उनसे ऑर्डर्स लेता है, क्या इसमें कोई वीकनेस है, और उसके बाद वो ऑर्डर ले लेता है और फिर क्रेडिट लिमिट चेक करता है। बीच में क्या कोई मिसिंग स्टेप है? कैसे फौजिया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैसे है, वीकनेस कैसे है यहाँ पर सेग्रीगेशन में? एक ही बंदा है जो ऑर्डर ले रहा है, आगे वो क्रेडिट लिमिट मेंशन कर रहा है। जी, पहले पार्ट में क्या वीकनेस है? हारिस आप कह सकते थे, लेकिन यूजुअली ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि क्या इन्वेंट्री हमारे पास है या नहीं। वो ऑब्वियसली ऑर्डर तभी लेगा ना जब इन्वेंट्री होगी। रॉन्ग कस्टमर आ सकता है, उसके लिए बिस्मा क्या करें? क्या करें फिर उसके लिए अगर रॉन्ग कस्टमर को चीजें चली जाएंगी? क्योंकि वो तो हर तरह के कस्टमर्स ढूंढ रहा है, उसका काम तो सिर्फ ऑर्डर्स लेना है। वो मार्केटिंग करके हर तरह का कस्टमर जो है उसे ऑर्डर ले रहा है। क्या कर सकते हैं फिर हम? हम्म वीकनेस, इफेक्ट, रिकमेंडेशन। ए यासीन, कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलेशन तो मेरा बेटा तब बनेगी ना जब उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं, अभी तो अकाउंटेंट के पास बात ही नहीं गई, अभी तो कोई इनवॉइस ही नहीं खड़ी हुई, अभी तो सिर्फ उससे ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग कस्टमर 3 जगह पे होता है, चीजें भेजते हुए भी, ऑर्डर लेते हुए भी, रिकॉर्ड करते हुए भी। लेकिन आपने देखना है कौन से स्टेप का रॉन्ग कस्टमर का क्या कंट्रोल है। अभी तो पहला स्टेप है ऑर्डरिंग का। नहीं जी, कोई भी नहीं। चलें बच्चों, वीकनेस ये है, ही इज फाइंडिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड ही इज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल कस्टमर्स। क्या कोई सीनियर अप्रूव कर रहा है कि ये किस तरह के कस्टमर्स लेके आ रहा है? जी फौजिया, आप पहुंच गई। जैसे मैंने बोला साथ ही आपने मैसेज कर दिया। क्या कोई बंदा, कोई सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूवल्स ऑथराइजेशन दे रहा है? तो वीकनेस यहाँ पे लैक ऑफ ऑथराइजेशन है, मेरे पास लैक ऑफ स्पेस है, मैं पूरा नहीं लिख रही। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्टर ऑपरेशन यासीन क्रेडिट लिमिट की कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टर ऑपरेशन तो सिर्फ ये बता रहा है कि इसको कितना उधार दो। ठीक है, लेकिन जो सेल्स का अपना कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा
उसको भी तो चेक करना चाहिए कि हम किस तरह के कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। नहीं, इनको खुद भी तो चेक करना चाहिए ना हमारे कस्टमर्स किस तरह के आ रहे हैं। तो किसी सीनियर पर्सन का अप्रूवल होना चाहिए। और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि ये ऐसे कस्टमर से भी हो सकता है घेर के ले आए जो कल को बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स में कन्वर्ट हो जाए, डीडी या बीडी में कन्वर्ट हो जाए, बैड डेट या डाउटफुल डेट्स। ठीक है। और रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी? सिंपल सी बात है, जो वीकनेस है, वीकनेस है कि अप्रूवल नहीं हो रहा, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? ना 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 ना, फौजिया, बिस्मा, यासीन, यहाँ आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बताना, यहाँ रिकमेंडेशन में आपने कंट्रोल बताना है। फर्स्ट का बिस्मा, फर्स्ट का। जी यासीन, आप पहुंच गए, बिल्कुल सही। जो वीकनेस है उसी को ठीक करना है, तो रिकमेंडेशन आपकी ये होगी कि कोई ऑथराइजेशन करे, कोई सीनियर बंदा इसके डिपार्टमेंट का चेक करे ये किस तरह के कस्टमर्स लेके आ रहा है। ठीक है, रिकमेंडेशन। अच्छा बिस्मा, जी मैं बताती हूँ आपको। मार्केटिंग में एक जॉब मिली है, एक बहुत हाई फाई यूनिलीवर की कंपनी में। यूनिलीवर कहते हैं कि यार आजकल कोरोना की वजह से ना, जी बिल्कुल यासीन, सेल्स रिटर्न का भी रिस्क हो सकता है, बिल्कुल सही। यूनिलीवर आपको कहता है कि देखें मैडम, आजकल ना हमारी जो ड्रिंक्स है ना वो ज़्यादा सेल नहीं हो रही। कोरोना की वजह से बहुत से हमारे प्रोडक्ट्स लोग नहीं ले रहे। लोग आजकल देसी खुराकें खा रहे हैं, तगड़ी किस्म की देसी मुर्गियां चल रही हैं, और बकरे शकरे, मटन शटन और यखनियाँ। हमारी जो गंद बुलाग, ये नूडल्स शूडल्स और इस तरह की चीज़ें आजकल नहीं बिक रही। आप ऐसा करें कि आप कस्टमर्स ढूंढ के लाएं, आपने बेचना है, और जितना आप बेचेंगे उतना हम आपको 10% कमीशन देंगे। तो बिस्मा जो है ना, वो ये नहीं देखती कि किस किस तरह का कस्टमर है। वो पूरे पाकिस्तान से हर तरह के, जो जो जितनी भी दुकानें हैं ना, जितने भी सुपर स्टोर हैं, ये किसी ना किसी तरह से उनको कन्विंस करके बेचना शुरू कर देती है, कोई ना कोई मार्केटिंग स्किल लगाकर। अब वो जो सुपर स्टोर्स हैं वो उस वक्त तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी चीजें नहीं बिक रही, उनके पैसे रिकवर। नहीं, ये रॉन्ग कस्टमर नहीं है, अप्रूवल अप्रूवल की वीकनेस है। रॉन्ग कस्टमर यहाँ पर है क्रेडिट लिमिट में। ठीक है जी। वीकनेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लैक ऑफ अप्रूवल्स। इसके अलावा भी हो सकता है, लैक ऑफ अप्रूवल्स के अलावा भी वीकनेस हो सकती है। ठीक है जी बिस्मा, अगर कोई सीनियर आपका होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसका ज़्यादा तजर्बा होगा, वो आपको पहले ही कह देगा कि बिस्मा अभी तो आप चीज़ें बेचती जा रही हैं लेकिन कल को हम, फॉर एग्जांपल, बिस्मा को पता चला कि इनके घर के पास मुल्तान में मेट्रो खुला है। ये मेट्रो कहती है कि भाई आप इतना बड़ा ऑर्डर लें, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे 11-11 का। आप इतनी नूडल्स हमसे खरीद लें, यूनिलीवर की, कनौर की वगैरह, तो इतना आपको हम कोई भी ये मार्केटिंग गिमिक इस्तेमाल करती हैं और उनको अच्छा खासा ऑर्डर सेल कर देती हैं। अब मेट्रो यूजुअली इतना बड़ा सुपर स्टोर है कि आपको इसकी क्रेडिट लिमिट पे कोई इतना आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं होती। आपको पता है ये बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, और इसकी अच्छी खासी क्रेडिट लिमिट भी होगी जो आप सेट करेंगे। ये यूजुअली टाइम पे भी उधार वापस करता है। लेकिन बाद में वो नूडल्स किसी फ्रेंच कंपनी की थी, या कोरोना की वजह से लोग नहीं खरीद रहे, तो बैड डेट या डाउटफुल डेट हो जाएगा, या सेल्स रिटर्न हो जाएगी। तो आपका जो सीनियर होगा वो अगर अप्रूव करेगा कि बसमा आप, वो अपनी दूर अंदेशे से आपको पहले ही बता देगा कि आप अभी इस वक्त तो ऑर्डर सब लेने हैं डिस्काउंट की वजह से आपसे, लेकिन कल को ये ऑर्डर्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ समझ लगी बिस्मा? सिर्फ ओके। चलें आगे चलते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगी तो प्रैक्टिस विल मेक यू अप्रूवल्स का तुक नहीं समझ आया। चलें आगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे समझ लग जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सीक्वेंशियली नंबर्ड फॉर्म के ऊपर लिए जाते हैं और उन पे कस्टमर्स के भी सिग्नेचर लिए जाते हैं प्रूफ के तौर पे कि जी ये आपने ऑर्डर लिया हमसे। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बिस्मा जो हैं वो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट लिख देती हैं हर ऑर्डर के ऊपर और वर्बली कंफर्म कर देती हैं डायरेक्टर ऑपरेशन से कि कितनी क्रेडिट लिमिट हमें, और क्रेडिट लिमिट भी और क्रेडिट टाइम भी, कि कितने पीरियड के लिए क्रेडिट देना है। और ये वर्बल कॉन्फर्मेशन करती हैं डायरेक्टर ऑपरेशन से और फिर लिख देती हैं फॉर्म पर कि क्या अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये ऑर्डर की एक कॉपी वेयर हाउस को और एक कॉपी फैक्ट्री अकाउंटेंट को ठीक है बिस्मा, एक कॉपी फैक्ट्री अकाउंटेंट को और एक वेयर हाउस को भेज देती हैं जी। यहाँ पर क्या वीकनेस है लोगों? ठीक हो गया बिस्मा, आप अग्री करती हैं फौजिया से? यासीन, फहद, क्याखर, जितने भी लोग जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, हारिस, मेहनत करें, बिनेश सोचे सोचे खुद से लिखें पेपर में। फौजिया को आप ये नहीं लिखेंगे वही जो फौजिया लिख रही हैं, वही जो फौजिया लिख रही हैं अपने हर आंसर में, वही जो फौजिया लिख रही हैं। मेरा भी वही जवाब है, ठीक है। देखिए आपको लिखने का फायदा होगा। अभी तो आप अग्री तो कर रहे हैं फौजिया से, लेकिन फौजिया की लैंग्वेज आप देख रहे हैं बड़ी टेक्निकल है। ये आपको तभी लिखने आएगी जब आप खुद से आंसर करेंगे। सब लोग फौजिया से अग्री करते हैं? तो बच्चों इसमें दो वीकनेसेस आप कह सकते थे। एक तो ये कि क्रेडिट लिमिट की अप्रूवल वर्बल नहीं होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी मुकर सकता है, भूल सकती है। और दूसरी बात ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्रेडिट लिमिट नहीं असाइन करनी चाहिए। वो तो कस्टमर्स को ऑर्डर बेच रहा है, किसी कस्टमर के कहने पे ही अपना कमीशन बढ़ाने के लिए किसी को ज्यादा क्रेडिट लिमिट भी दे देगा। आपने पढ़ा था कि क्रेडिट डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, उसकी टीम को सर्च करना चाहिए कि इस क्लाइंट को कितना क्रेडिट देना है और उनको अप्रूव करना चाहिए रिटर्न फॉर्म में, और फिर अप्रूवल के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऑर्डर कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव खुद ही क्रेडिट लिमिट मेंशन कर रहा है। और दूसरा ये कि ये वर्बल हो रही है। सब लोग अग्री करते हैं? कुछ समझ लगी? अच्छा जी, हारिस, यासीन, सब लोगों को समझ लग रही है? अल्लाह, अभी आपको ये इतना आसान लगना शुरू हो जाएगा ना पेपर के अंदर। ये तो ज्यादा आसान सवाल है रट्टे के सवाल से। रट्टे का सवाल तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ, आपको जैसे आपको थ्रेड्स और सेफगार्ड्स में आप कहनी थी ना, अभी भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी तरह से ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको अबूर हासिल होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद जो वेयर हाउस का सुपरवाइजर है, जब उसको मिलती है ये ऑर्डर फॉर्म मिलता है, तो वो ऑर्डर फॉर्म के साथ एक प्री नंबर्ड डिलीवरी नोट लगाता है और एक कॉपी जो डिलीवरी नोट की है वो अपने पास रख लेता है और एक कॉपी जो डिलीवरी नोट की है वो फैक्ट्री अकाउंटेंट को भेज देता है। क्या वीकनेस है यहाँ पे बच्चों? बहुत ऑब्वियस। वो मैन्युअली प्रिपेयर करता है एक डिलीवरी नोट, ठीक है, ऑर्डर फॉर्म के साथ। जब वो चीज़ें डिस्पैच करता है वेयर हाउस से, तो अपने हाथ से एक प्री नंबर डिलीवरी नोट बना देता है, एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक फैक्ट्री अकाउंटेंट को भेज देता है। कस्टमर को, यू मीन बिस्मा कस्टमर को, सप्लायर को नहीं मेरे बेटे। जी जी, तो कस्टमर को जो कॉपी भेजनी है बिस्मा उसका पर्पस भी बताए ना, वीकनेस क्यों है ये? जी, फौजिया, ये भी वीकनेस है कि एक कॉपी इसको ऑर्डर डिपार्टमेंट को भी भेजनी चाहिए थी कि हमने आपका ऑर्डर फुलफिल कर दिया,
लेकिन ये एक छोटी वीकनेस है। ज़्यादा मेजर वीकनेस इसमें ये है कि देखिए बिस्मा अगला वाला सबसे पहले आपने बताया, ठीक है? सबसे पहले ये कि कस्टमर को भेजने का मकसद ये है कि कस्टमर इस पे एक्नॉलेजमेंट दे कि उसको चीज़ें मिल गई हैं कि नहीं मिली, ठीक है? और दूसरा मैंने फोकस किया इस वर्ड के ऊपर, मैन्युअली प्रिपेयर्ड है डिलीवरी नोट। अगर मैन्युअली प्रिपेयर होगा तो बच्चों क्या होगा इससे? मैनुअल प्रिपरेशंस में एरर का चांस ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि एक इंसान प्रिपेयर कर रहा है। ये ऑडिट ट्रेल तो होगी यासीन। ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या-क्या हुआ। रिकॉर्ड तो होगा कि पहले सेल्स ऑर्डर बना, किसने बनाया, कब बनाया, और उसके बाद अगला रिकॉर्ड भी होगा कि उसके बाद डिलीवरी नोट बना, किसने बनाया, कैसे बनाया। लेकिन ऑडिट ट्रेल तो है लेकिन मैन्युअली बन रहा है, तो अगर ऑर्डर जी अगले पार्ट पे आते हैं। तो फैक्ट्री अकाउंटेंट क्या आखिर सबके साथ, तो पता नहीं मेरे साथ तो है कनेक्शन एरर। ठीक है, अब ठीक हो गया होगा आई होप। आवाज आ रही है? जी। अच्छा, उसके बाद बच्चों फैक्ट्री अकाउंटेंट मैन्युअली एक प्री नंबर्ड इनवॉइस बनाता है, और ये बनाने के बाद जो भी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर डिटेल्स थी वो वहां से पिक करता है, प्राइस और क्वांटिटी, और ये भी इंश्योर करता है कि कस्टमर जिसको हम क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं वो अगली मर्तबा हमसे इससे ज़्यादा क्रेडिट ना मांगे। जितना वो अवेल कर चुका है, जितना उधार हम दे चुके हैं उसको इस मर्तबा उससे ज़्यादा अगला उधार ना मांगे। उसके बाद ये कॉपी एक जो है कस्टमर को भेज देता है डिलीवरी नोट के साथ, जब चीज़ें भेजी जाती हैं साथ ही इनवॉइस भी भेज देती है, और दूसरी कॉपी जो है वो अपने डिपार्टमेंट के पास रख लेता है इनवॉइस की। ठीक है, लेकिन बच्चों ये मसला आता है कि कभी कभी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन देर से आती है, इसलिए इनवॉइस डिलीवरी नोट के साथ नहीं भेजी जा सकती। इनवॉइस कभी कभी डिलीवरी के बाद भेजी जाती है। इसमें आपको क्या लगता है क्या वीकनेस आती होगी? जी, तो यहाँ पर आपने कॉमन सेंस लगानी थी। फौजिया इसके बरक्स डिले होने की वजह से हो सकता है कि वो स्किप हो जाए, याद ही ना रहे। इस कंपनी में नॉर्मली प्रोसेस ये है कि ये डिलीवरी नोट के साथ ही इनवॉइस भेजते हैं, लेकिन कभी कभी इनवॉइस बनाते देर हो जाती है, इनवॉइस साथ नहीं जाती, तो हो सकता है कि इनवॉइस बनाना भूल जाए, डिलीवरी नोट अगले को चला गया, इन्होंने इनवॉइस ही नहीं रेज की ना उसको भेजी। वो कस्टमर खुद हमें थोड़ी बताएगा कि आपने इनवॉइस नहीं भेजी, मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं हारे, डिस्पैच से पहले तो हम अगले को इनवॉइस नहीं भेज सकते, वो कहेगा कि भाई चीज़ें तो आई नहीं, बिल पहले आ गया है। ठीक है, लेकिन
प्रेफरेबली या तो साथ इस कंपनी में साथ होनी चाहिए, वैसे तो वो बाद में भेजी जाती है इनवॉइस, लेकिन इस कंपनी में ऐसा लग रहा है कि इनको मसला आता है। अगर उस वक्त साथ ना भेजी जाए तो ये फिर भूल जाते हैं इनवॉइस भेजना या इनवॉइस रिकॉर्ड करना। इफेक्ट इसका क्या होगा? ठीक है, इफेक्ट इसका ये होगा कि इनकी टाइमली रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये स्किप कर जाएंगे अकाउंट्स में से। रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी कि जी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से भेजी जाए, या तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो कि फ़ौरन से और जैसे ऑर्डर लिया जाए तो फैक्ट्री अकाउंटेंट के पास इन्फॉर्मेशन आए, जैसे वेयर हाउस वाला उसको कंफर्म कर दें कि जी ऑर्डर भेजने लगे हैं, उसी वक्त जब उसके पास सिस्टम के अंदर ऑर्डर फॉर्म भी आ जाए और वेयर हाउस का डिस्पैच डिलीवरी नोट भी आ जाए, तो साथ ही ऑटोमेटिकली उसकी इनवॉइस रेज हो जाए साथ भेजने के लिए। या अगर उनके पास ऑटोमेटिक सिस्टम के पैसे नहीं है तो वो एटलीस्ट ये करें कि टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्डर की आया करें, और टाइमली डिलीवरी के साथ ही इनवॉइस रेज करके भेजी जाए। और फिर अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर वो कोई रिकन्सिलिएशन बनाया करें, जितने भी उस महीने के डिलीवरी नोट्स या वीक के या पीरियोडिकली जब भी वो रिकनसाइल करते हैं, तो वो देखें कि जितने भी चीज़ों के सेल्स ऑर्डर और डिस्पैच नोट बन गए हैं, उसको रिकनसाइल करें अपनी इनवॉइसेस के साथ कि उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस खड़ी हो गई हैं कि नहीं। रिकनसाइल भी कर सकते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास 1000 इस महीने 1000 ऑर्डर्स थे और 1000 डिलीवरीज हो चुकी हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास इनवॉइसेस कितनी खड़ी हुई हैं। तो इस तरह की कोई रिकन्सिलिएशन बना लें, या टाइमली रिकॉर्ड करना शुरू करें, या साथ भेजने की सख्ती लगा देंगे जी साथ इनवॉइस जाएगी तो चीज़ें डिलीवर होंगी। ठीक है, तो ये आपने कॉमन सेंस से सोचने थे, इतने कोई बहुत वो आसमानी किस्म के खलाई मखलूक टाइप नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद हर जुम्मे के दिन, हमें तो मना होता है कि जुम्मे के दिन कम से कम काम करो, लेकिन हर जुम्मे के दिन फैक्ट्री अकाउंटेंट उस हफ्ते की इनवॉइसेस कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर इनपुट करता है और मंथ एंड पर एक एजिंग एनालिसिस बनाता है। एजिंग एनालिसिस बच्चों क्या होता है? एज का मतलब होता है उम्र कितनी है। ठीक है, आजकल उम्र क्लास में नहीं आ रहा। उम्र इसलिए आप निकालते हैं, जी बिल्कुल, आप ये देखना चाहते हैं कि भाई कितना पुराना, कितना उम्र सीधा हमारा डेट हो गया। ठीक है, क्योंकि जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही वो जैसे बासी होता जाएगा, उतने वो पैसे निकलवाने में मसला आता जाएगा। ठीक है, तो एजिंग एनालिसिस अकाउंटेंट साहब बनाते हैं और ये फॉलो अप करते हैं कस्टमर्स के साथ कि भाई इतना अरसा हो गया, आपको उधार सिर्फ इतने पीरियड का दिया था, तो आपने पैसे नहीं भेजे अभी तक। तो यहाँ पे भी बड़ी ऑब्वियस सी वीकनेस है। जी, क्या वीकनेस है? हमने क्या पढ़ा था? नहीं, बिस्मा डेली बेसिस पे तो बड़ा मुश्किल है, उस बेचारे ने और भी काम करने होते हैं। वेरी नाइस। जी यासीन, यहाँ पर आपने खुद से सोचने थे, कोई इतने मुश्किल नहीं है इस सोचने में। ठीक है, यहाँ पर भी हैं तकरीबन वही। अब जैसे यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, अकाउंटेंट को नहीं ये फॉलो अप करना चाहिए, या तो जिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने ऑर्डर्स लिए हैं या तो वो फॉलो अप करे कस्टमर्स के साथ, या जो क्रेडिट डिपार्टमेंट प्रॉपर आपका होना चाहिए वो क्रेडिट डिपार्टमेंट फॉलो करे कि जी लोगों ने टाइम पर पैसे नहीं दिए तो पैसे निकालें। अकाउंटेंट का ये काम नहीं होना चाहिए। या जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जिसको पैसे आने चाहिए, जिसके पास रिकॉर्ड चला गया, जी एक सेपरेट पर्सन होना चाहिए जो एजिंग एनालिसिस करे और फॉलो अप करे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट यही होगा कि अगर ये बंदा वीकली बेसिस पे या मंथ एंड पे देख रहा है, तो और अगर हर मंथ एंड पे ये रिकनसाइल करता है तो और 1 महीने पुराना डेट हो जाएगा। अगर इसका कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट होगा जिसका काम ही क्रेडिट डिपार्टमेंट का ये है, तो वो डेली बेसिस पे ये देख सकते हैं। जी बिल्कुल, वेरी नाइस, बीनिश ने भी बोलना शुरू किया, वेरी गुड। तो यासीन, यहाँ पे जो रिस्क थे वो सारे वही हैं बेटे जो आपने अभी तक पढ़े हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, अप्रूवल्स नहीं हो रहे हैं, उसके बाद क्रेडिट लिमिट्स वर्बल हैं कि रिटन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो के साथ रिलेट करना पड़ा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। ये था जी सितंबर 2019 का। तो सलील, आपका लास्ट डे कौन सा है? और सलील, वो जो कल बच्चा फौत हुआ है वो वाकई वाकई पेपर की टेंशन से फौत हुआ है या कोई और भी मसले थे उसके?
फौजिया, आगे तो हमने कल अगला चैप्टर शुरू करना है, वो तो मैं आज भी शुरू करने की कोशिश करी थी। बहुत अजीब चैप्टर है ये। हाँ, हम ये कर सकते हैं। ये किसने टिक लगाया? हाँ, हम ये कर सकते हैं अलबत्ता कि हम जो है ना वो रोज एक-एक सवाल इसका देख लिया करें क्लास के अंदर। ठीक है? चैप्टर अजीब तो नहीं, मुझे तो बड़े मज़े का चैप्टर लगता है कि कंपनी में काम चलते कैसे हैं। ठीक है? अच्छा जी। अब इस पेपर में भी पहले तो ये देखते हैं ना कि आपने नंबर कितने हासिल किए। नंबर कितने हासिल कर सकते थे? 100। फ़ौरन से बिस्मा ने 100/100 कर दिए। जी सलील, जवाब नहीं आया। सलील क्लास में है? सलील, आप सुन रहे हैं? आय हाय! एक तो मैं चैट बॉक्स से इतनी ज़्यादा आवाज़ार हूँ, जब इसको पकड़ो पूरा खुल जाता है। बहुत ही बदतमीज़ है उनका चैट बॉक्स है कसम से। साइडलाइन नहीं होता। अच्छा जी, इस पेपर में भी पहला सवाल डेट्स का हो गया। डम डम डम। कंपनीज एक्ट 8 नंबर। उसके बाद इस पेपर में कम मार्क्स लग रहे हैं। 11। इस पेपर में सवाल ही नहीं है। ठीक है? अच्छा जी। उफ, एक तो ज़ूम के कंट्रोल्स जो है ना वो इतने फारिग है ना। गो टू मीटिंग में ये बड़ा फ़ायदा था कि आप बड़े आराम से साइड पे कर लेते थे कंट्रोल्स को। उनके शॉर्टकट्स थे। ज़ूम जो है ना वो बस ज़ूम ही है। अच्छा जी। इस पेपर में बच्चों रट्टे का सवाल है। आई डोंट नो यासीन, मे बी इसलिए बिकॉज़ कोरोना में सब लोग ये यूज़ कर रहे थे, आई थिंक। अच्छा जी। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल सा सवाल आता है। इफ रट्टे का सवाल आए, पर आई डोंट कंसिडर दिस अ गुड क्वेश्चन। और ये बात याद रखें कि रट्टे के सवाल में हमेशा कम नंबर आते हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स या आपको वैसे नहीं लिखना आ रहा होता जैसे बुक में लिखा होता है। ठीक है जी, इसमें सवाल था मेंशन एनी 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स in respect of dispatch of goods and invoicing. Dispatch और invoicing where all related documents are prepared manually. अगर कोई मैनुअल सिस्टम हो जिसमें सब कुछ मैनुअली हो रहा है, तो उसमें डिस्पैच पे और इन्वॉइसिंग पे कोई भी मिलाकर 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बता दें। तो जी यहाँ पे बड़ा ही सिंपल था। डिस्पैच में क्या क्या वीकनेसेस होती हैं? रॉन्ग कस्टमर को चला जाएगा और रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, मैनुअली पोस्ट होगा। आप सिंपली कंट्रोल अकाउंट से रिकंसिलिएशन बनाएं या कस्टमर से डिलीवरी नोट पे एक्नॉलेजमेंट ले लें। डिस्पैच में और इनवॉइसिंग के अंदर एक कॉमन मसला सीक्वेंशियल नंबरिंग अगर नहीं है, मैनुअली अगर चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं तो ओवरलुक हो सकते हैं या डबल बुक हो सकते हैं। उसके लिए आप सीक्वेंशियल नंबरिंग का टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर लें कि क्या सीक्वेंशियल नंबरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। फिर एरर्स और फ्रॉड्स को रोकने के लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए कि डिस्पैच कोई और करे, इनवॉइसिंग कोई और करे, रिसीट्स किसी और को आए, ऑर्डर कोई और ले। तो आप देख लेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऑब्जर्व करेंगे क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है। ठीक है? तो आपने यहाँ पर रिस्क और वीकनेसेस नहीं लिखनी थी,
सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखने थे, लेकिन बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखने के लिए भी आपको कोई थोड़ा सा तो बैकग्राउंड तो देना पड़ेगा ना, कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे, किस चीज़ की सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे कि अकाउंट की रिकंसिलिएशंस बन रही हैं कंट्रोल अकाउंट्स की या नहीं, कैसे चेक करेंगे कि अप्रूवल्स हुए हुए हैं, सिग्नेचर्स हुए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या नहीं, सीक्वेंशियल नंबरिंग क्यों और कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रट्टे का सवाल था, तो ये आपको पता चल गया कि अगर इस तरह का सवाल आए रट्टे का, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये स्प्रिंग 2020 का पेपर देख लेते हैं जी। तो स्प्रिंग 2020 में कोई सवाल नहीं था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का, और सितंबर 2020 का पेपर देख लेते हैं। इस पेपर में भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर रादर उसने आईटी का सवाल दे दिया बस। जी इस बार चांस हो सकता है। स्प्रिंग 20 में क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा एक सेकेंड, मुझे दोबारा खोलने दें स्प्रिंग 20। ये तो हमने कर लिया ना, ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोनों आईटी और चैप्टर 5 के रटे के जो सेक्शन 4 था उसका सवाल है, बिल्कुल ये है। लेकिन जो हमने पढ़ा है चैप्टर 6 से उसका सवाल नहीं है, ठीक है यासीन। ये चैप्टर 5 में से उसने 12 नंबर पूछ लिए, ठीक। ये हमने देख लिया था। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 दिखा रही हूँ ना मैं यासीन, स्प्रिंग 20 का, ऑटम 20 का क्वेश्चन 10। ये भी देख लेते हैं। इसमें तो 10 है ही नहीं। मेरे बेटे ये जो स्प्रिंग का सवाल है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आईटी के लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का। जी फिर मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन नंबर यासीन। यासीन मुझे समझ नहीं लग रही आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं।
एक सवाल है परचेजेस का, जो सेल्स के सवाल से जो अभी हमने सेल्स का क्वेश्चन किया है, उसके पास है सिनेरियो बेस्ड का, वो मैं दोबारा देख लेती हूँ। वो ओवरलुक हो रहा है मेरे से। ये वाला। ये तो आईटी का सवाल थे, हमने देख लिया था। जी, मैं लिखवा देती हूँ। ये आईटी का सवाल था यासीन, ये भी हम देख चुके हैं कि 3 दिन 4 दिन इनवॉइसेस रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन एक परचेजेस का भी क्वेश्चन था। वेट। जी फौजिया, चैप्टर 1, 2, 5, 6 का सेक्शन 1 टू 3 और चैप्टर 13। अच्छा जी, छोड़े सबको, हम क्वेश्चन बैंक में जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर ये पास पेपर्स के सवाल होते हैं। ये ऑटम 2019 का पेपर था। क्वेश्चन बैंक से हमें लग जाएगा। ठीक हो गया, आपने नोट कर लिया फौजिया? अच्छा जी। मैं आपको क्वेश्चन बैंक से सवाल बताती हूँ। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में ना चैप्टर वाइज है, सारे मिक्स हुए हुए हैं क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये देखें बच्चों, जब जी बिस्मा, इसमें से आपने चैप्टर 6 का सेक्शन 1 2 3 स्किप कर दिया। ठीक है, आपने बाद में लिख दिया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच बिस्मा। जी फौजिया, अब बिस्मा ने लिख के भेज दिया, थैंक यू। जी बच्चों, ये रट्टे के सवाल हैं, ये भी देख लें। आपको ये पास पेपर्स के भी सवाल हैं। आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछे गए हैं, गुड्स के रिसीट और रिसीट और रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के ऊपर परचेजेस में इसके रिस्क बताएं, कंट्रोल्स बताएं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताएं। तो अभी आपने जो रट्टे का सवाल देखा था कि जी सेल्स के डिस्पैच और रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के बता दें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इसी से मिलता जुलता है ये सवाल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो सवाल है वो अभी हमने नहीं पढ़ा, ऑडिट ट्रेल क्या होती है। ठीक है, उससे अगला सवाल भी कैश वाला हमने भी नहीं पढ़ा। अच्छा, उससे अगला सवाल है ही बहुत फजूल सा। अच्छा, इन्वेंट्री काउंट का सवाल हो गया, एम्प्लॉयज का सवाल हो गया, सैलरीज का, सैलरीज पे भी हमने नहीं पढ़ी। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, डैनिश का या दानिश का, डेनिश है या दानिश है जो भी है। आपकी फर्म रिसेंटली ऑडिटर बनी है, दानिश एक प्राइवेट कंपनी की, जो स्मॉल सुपरमार्केट्स चलाते हैं, जो कि फ्रेश और फ्रोजन खाना और डब्बों में बंद खाना और ड्राई फ्रूट बेचते हैं। इनके कंट्रोल्स इन्वेंट्री के ऊपर बहुत कम है, क्योंकि ये लोकल मैनेजर्स जहाँ जहाँ भी उनका लोकल सुपर स्टोर है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये खुद ही से सोच लेंगे कि कब परचेज करनी है, कब सेल करनी है। ठीक है, यानी इन्होंने कोई री ऑर्डर लेवल्स, थ्रेशोल्ड्स, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं मेंटेन की हुई। ठीक है, और प्राइसिंग ये कैसे करते हैं, जो भी कॉस्ट इनको पड़ती है चीज़ खरीदने की, उसमें थोड़ा सा मार्जिन अपना ऐड कर लेते हैं। हर सुपरमार्केट का एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम है। स्टैंड अलोन का मतलब ये कि वो बाकी सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, और इस पे मंथली अकाउंट्स बनाए जाते हैं। हेड ऑफिस को हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर में ये भेजे जाते हैं अकाउंट्स। इन्वेंट्री कंट्रोल इंटीग्रेटेड नहीं है, सेल परचेजिंग कोई भी सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही ये इन्वेंट्री रेगुलरली काउंट करते हैं। और मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि हम कैसा काम चला रहे हैं, ये सिर्फ साल में 2 मरतबा होता है। तो रिसेंटली इनका कारोबार बहुत बड़ा है,
और इनकी नंबर ऑफ मार्केट्स, सुपरमार्केट्स, दुकानें भी बहुत बढ़ गई हैं। और जो स्टाफ ये रख रहे हैं, ये हर तरह के बंदे को स्टाफ में रख रहे हैं, स्क्रीनिंग नहीं कर रहे कि अच्छा स्टाफ है कि बुरा स्टाफ है। और अब जो सीनियर मैनेजमेंट है वो सोचे कि यार हम जो है ना, आईटी का ज़माना आ गया, कोरोना में आईटी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, तो हम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो है ना वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है? अब बच्चों, अगर इस सवाल में मैं आपसे पूछूँ कि बताएँ, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस कंपनी में पुअर इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से? तो आपको क्या कहाँ-कहाँ मसला लगा कि इनका कंट्रोल अच्छा नहीं है? अगर ये इन्वेंटरी के ऊपर कंट्रोल्स नहीं रखते बहुत ज़्यादा, तो क्या मसला होगा? अगर ये यूजुअली उसको काउंट नहीं करते, उसकी परचेज़ेज़ और सेल्स का वो नहीं रखते हिसाब-किताब। रिसीट्स बिस्मा गुड्स रिसीट्स को बोल रहे हैं ना परचेज़ेज़ के अंदर। परचेज़ेज़ के अंदर डिस्पैच की जगह रिसीट्स का प्रोसेस था। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप रेगुलरली अपनी इन्वेंटरी काउंट नहीं करते, तो क्या मसला आएगा? और अगर आप रीऑर्डर लेवल्स और थ्रेशोल्ड्स मेंटेन नहीं करते, तो क्या मसला आएगा? हो सकता है आपका स्टॉक आउट हो जाए क्योंकि आप कम चीज़ें खरीद रहे हैं। हाँ जी, शॉर्टेज हो जाए। हो सकता है आप ओवर ऑर्डर कर दें जैसे हारिस कह रहे हैं, और आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसको होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाए, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाए आपकी। फिर आप इन्वेंटरी को रेगुलरली काउंट नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपकी बहुत सारी इन्वेंटरी चोरी हो जाए, आपको पता ही ना चले, या वो ऑब्सोलीट हो गई हुई है, आपको पता ही नहीं क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर रहे। फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल, वेरी नाइस। दूसरा, इनके पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, और मंथ एंड पे अकाउंट्स बनते हैं और वो भी 3 महीने के बाद हेड ऑफिस भेजे जाते हैं, और जो मैनेजमेंट को जो उनको चेक करती है वो सिर्फ साल में 2 मरतबा चेक करती है। तो ऑब्वियसली जो इतना ज़्यादा डिले आता है बीच में, तो बहुत सारे एरर्स और फ्रॉड्स नहीं पकड़े जाते, क्योंकि बहुत देर-देर से मंथली अकाउंट्स बनते हैं, फिर वो 3 महीने के बाद, हाँ जी, इंटीग्रेटेड नहीं है आपस में, सब कुछ जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, रेगुलरली चेक नहीं हो रहा, तो इसमें मसले आ सकते हैं। फिर रिसेंटली मार्केट्स बढ़ गई हैं और स्टाफ अच्छा नहीं है, तो आपको फ्रॉड के और फिर और भी कंट्रोल्स वीक हैं कि रेगुलरली इन्वेंटरी चेक नहीं होती। तो जब आपका स्टाफ अच्छा नहीं है और मैनुअल सिस्टम्स हैं और आपकी सेल्स भी बहुत बढ़ गई हैं, तो आपसे रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा चीज़ों का। जी, जिनको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिज़नेस है, या वो अच्छे ऑनेस्ट लोग नहीं हैं, ठीक है? और फिर अब जो सीनियर मैनेजमेंट कह रही है कि हम अप टू डेट सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। तो ये आपने एक जेनेरिक, या आपने खुद नहीं ये नहीं सोचना था कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है या नहीं है। अ, इसी तरह से सीक्वेंशियल नंबरिंग है या नहीं है। यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं था। यहाँ पे जो इन्होंने सिनेरियो दिया है, ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप क्या-क्या रिकमेंडेशंस देंगे, इसी को आप रिकमेंडेशन में कन्वर्ट कर देंगे कि जी इन्वेंटरी के रीऑर्डर लेवल्स सेट करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़ सेट करें, आप इन्वेंटरी को रेगुलरली काउंट करें। आप जो आईटी सिस्टम लगाना चाहते हैं, उसमें सारी एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करें, ताकि जब भी जी, जर्नल जेनेरिक रिस्क्स देखने थे इस सिनेरियो में क्या है, ठीक है? फिर सिस्टम को आपस में जोड़ें ताकि पता हो कि कितनी सेल्स हो रही है, कितनी परचेज़ेज़ हो रही हैं, उसके बदले का कैसे इन्वेंटरी अपडेट की जा रही है। अच्छा स्टाफ रखने के लिए एचआर डिपार्टमेंट अच्छा रखें, कंपनी की पॉलिसीज़ अच्छी बनाएँ, ठीक है? इस तरह से आपने ये एक जर्नल सा सवाल था, ठीक? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन 72 एक मर्तबा दिया था। अच्छा, अब इसमें रोज़ेज़ एनी टाइम होलसेल में, थोक में, जी, क्या ख़ुर जी फ़ौज़िया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, यहाँ पे क्लास ऑफ करते हैं। कल इंशाल्लाह चलें मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूँगी, इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं रोज़ आपको एथिक्स का और एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँ, लेकिन वो मिड टर्म्स तक फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप सब लोग वादा करें, मुझे बस 1 मिनट और दें। अगर आप सब लोग वादा करें कि हम मिड टर्म्स की तैयारी करेंगे, मिड टर्म्स अच्छी तरह तैयार करेंगे, तो 15th के बाद 1 हफ्ता आपका लगेगा, मतलब 23-24 तक, आपके 25 तक मिड टर्म्स खत्म हो जाएँगे। अगर आपने उसमें सिनेरियो बेस की भी चलें अच्छी तैयारी की हुई है, बेसिक याद किया हुआ है सिनेरियो, तो उसके बाद मैं आपको रोज़ 1-1 सवाल दे सकती हूँ। एक रिस्क कह रही हूँ, एक कंट्रोल्स का, एक एथिक्स का, एक दिन कंपनीज़ एक्ट का दे दिया, ठीक है? तो रोज़ाना अगर आप 2-2 सवाल
भी बेशक मोटे-मोटे भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ़ कीवर्ड्स में आंसर कर देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी होनी ज़रूरी है। तो अगर आप मिड टर्म्स अच्छे दे देंगे, कल भी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा दूँगी। वेरी नाइस यासीन। हाँ जी, आपके सवालात से मुझे पता चल जाता है। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। खुदा हाफ़िज़।